धर्मस्थला में इंसानी हड्डियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। जंगल से जो जमीन ने अब हड्डियां उगलना शुरू कर दिया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस डब्बे के अंदर इंसानी हड्डियां रखी गई हैं और इसे बकायदा फॉरेंसिक लैब टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। बीच जंगल के अंदर से और नदी किनारे जो तस्वीरें आ रही हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां से धर्मस्थला के साइट नंबर 6 से ये जो अवशेष मिले हैं इंसानी हड्डियों के, वो कहीं ना कहीं जो गवाह बहुत दिनों से कह रहा था कि उसने 100 लाशों को दफनाया है, उसकी बात अब सच होते हुए नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से कोई चीजें नहीं मिल रही थी, लगातार 5 जगहों पर खुदाई की गई, लेकिन बावजूद इसके सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन अब जो साइट नंबर 6 से जो छन छन कर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर, ग्राउंड से जो तस्वीर आ रही है, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख भी रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब हड्डियों को निकाल कर रखा जा रहा था। लेकिन बात करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें अंदर मिली हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि जो 1 से लेकर 5 जो साइट थी, वहां से लाशें नहीं मिली हैं, हड्डियां नहीं मिली हैं। वो क्यों नहीं मिली हैं? बिल्कुल एक साइंटिफिक रिपोर्ट लगी है हमारे हाथ में, जहां पर दावा किया गया है कि देखिए, जो पानी के आसपास जो हड्डियां रहती हैं वो जल्दी गल जाती हैं, मिट्टी उसे जल्दी गला देती है, और जो फ्रेश वाटर होता है उसमें हड्डियों का बच पाना, वो भी 10-10 साल 20 साल पुराने जो लाशें हैं उनकी हड्डियां मिलना जरा नामुमकिन सा हो जाता है। और इसलिए उन जगहों पर शायद हड्डियां इस वजह से नहीं मिली हैं। वो कौन सी दवाएं हैं, डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको जरूर बताएंगे, और बताएंगे उस पुलिस स्टेशन के बारे में जहां पर आरटीआई डालकर यह पूछा गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी आरटीआई की रिपोर्ट, और बताएंगे कि इस रिपोर्ट में वो कौन सी क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। जब पूछा गया उस पुलिस थाने से कि जरा बताइए कि आपके थानों में कितनी औरतें मिसिंग हैं, वो कौन कौन से लोग गायब हुए हैं, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो पुलिस थाने से जवाब आता है कि देखिए, हमने सारे जो पुराने रिकॉर्ड्स थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है, हमारे पास ऐसे पुराने रिकॉर्ड्स नहीं बचे हैं। और ये जो रिकॉर्ड की जो तारीख बताई गई है, 2000 से लेकर 2015 का जो डाटा था वो गायब है। वहां पे कोई भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं पुलिस थाने के अंदर से। पुलिस थाने ने ये रिकॉर्ड क्यों डिस्ट्रॉय किया, इसके बारे में भी जानकारी दी है, बताएंगे अंदर की कहानी। और बिल्कुल ऐसी फिल्मी कहानी है जहां पर पुलिस थाना मना कर देता है, जो एसआईटी की जो हेड है उनकी दिल्ली डिप्यूटेशन के लिए पोस्टिंग की भी आ जाती है, और कहीं ना कहीं 2 दिन कोशिश करने के बाद जब हाथ कुछ नहीं लग रहा था, सब लोग हार मानते मानते रह गए थे, तब जाकर तीसरे दिन पहली बार जमीन हड्डियां उगलना शुरू करता है। बताएंगे अंदर की कहानी, तफसील से हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरीके से धर्मस्थला का नाम सामने आया, हर जगह जब आप लोगों ने भी गूगल किया होगा तो तमाम तरीके की खबरें सामने आई होंगी और बहुत सी चीज़ें आपको सुनने और देखने को मिली होंगी कि एक सफाई कर्मी सामने आता है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिखा जाता है। उसके अंदर वो बाकायदा बताता है किस तरीके से उसने 1995 से लेकर साल 2014 में कर्नाटका की एक जगह है धर्मस्थला, वहाँ पर उसने किस तरह से जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी लाशों को दफनाया। उसने ये जाहिर किया कि हो सकता है कुछ ऐसी लाशें हों जिनकी मौत नेचुरल हो गई हो, लेकिन उसमें कई सारी ऐसी लाशें थी जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, असॉल्ट किया गया था, हैरेस किया गया था, और उसका सुपरवाइजर ही उससे वो लाश दफनाने को कहता था। और उसने तमाम तरीके के उस लेटर के अंदर कई लोगों पर आरोप लगाए। लेकिन इसके बाद उस शख्स की तस्वीरें सामने आई कि बाकायदा जो पुलिस की टीम है उसको काले नकाब में पूरा काला कपड़ा पहना कर रखती ताकि कोई पहचान ना पाए, उसकी जान को भी खतरा ना रहे, और लगातार सर्चिंग जो है, जो खुदाई है, वो शुरू की गई। अब जिस तरह से उसने जो साइट बताई, उसने बताया कि देखिए 1 से लेकर 8 तक उसने एक आकलन किया और बताया कि देखिए ये जो निशान मैं आपको दे रहा हूँ 1 से 8 तक, ये सारे वो इलाके हैं जो नेत्रावती, वहाँ पर जो नदी पड़ती है उसका बैंक, यानी उसका जो किनारा है, उसके आसपास का वो जंगल का एरिया है जहाँ पर मैंने लाशें दफनाई थी। और उसने बाकायदा बताया कि साइट नंबर 1 पर शायद 2 लाशें हैं, 2 पर 2 लाशें हैं, 3 पर भी 2 लाशें हैं, 4 पर आप बात करेंगे तो शायद 6 बॉडीज उसने दफनाई। इस तरह से वो लिस्ट पुलिस को पकड़ाता है और मार्किंग करवाता है। अब जब पहली साइट खोदी गई तो कुछ नहीं मिलता, दूसरी खोदी गई तब भी कुछ नहीं मिलता। आप ये सोचिए 12-12, 15-15 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जाता है, मजदूरों
के द्वारा 6-6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, लेकिन हाथ कुछ नहीं लिखता। अब ऐसे में सवाल उठता है उस सफाई कर्मचारी पर कि आखिर वो किस वजह से ये सारी चीज़ें कर रहा है। क्या वो सच में कुछ जानता है या किसी ने उसे प्लांट किया है किसी और को बचाने के लिए। लेकिन जब चीज़ें खुलती हैं और आज पहली बार जब साइट नंबर 6 की खुदाई की गई, यानी जो उसने मार्किंग की उसके आधार पे 1 से 8 तक जो उसने मार्किंग की है वो नेत्रावती नदी का किनारा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नेत्रावती नदी का किनारा है। सामने से जो नदी बह रही है वो नेत्रावती नदी है और उसके किनारे पर आप देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है और ये है साइट नंबर 6। यहाँ की तस्वीरों को एक एक करके समझिए और समझिए कैसे इसमें से जो हड्डियां हैं वो बरामद की गई और आखिर वो है किसकी। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा घना जंगल है। अब ऐसे में किसी की लाश, कुछ हड्डियां ढूंढना जो करीब करीब 15-15 साल पुरानी है, 10-10 साल पुरानी है, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में पुलिस की टीम तमाम मजदूरों को लेकर यहाँ पर पहुँचती है। जो सफाई कर्मी है, जो मेन गवाह है, उसको भी यहाँ पर लेकर आया जाता है। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। इस वक्त आपको बारिश का मौसम बाकायदा दिख भी रहा होगा और दिख रहा होगा कि मिट्टियाँ कितनी गीली हैं, पेड़ पौधे जो हैं उन पर भी पानी की जो बूंदें होती हैं वो गिरी हुई हैं। और यहाँ पर साफ तौर पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा है और जेसीबी बुलाई गई। शुरुआती सतह पर जो होता है खुदाई करने के लिए जेसीबी लगाई गई है, जिसके आपको कुछ हल्के विजुअल दिख रहे होंगे क्योंकि जो हमारा रिपोर्टर है वो नदी की दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी मीडिया पर्सन को उतने करीब जाने की इजाज़त पुलिस ने नहीं दी है। ये सारा काम बिल्कुल एकांत में मजदूरों के सामने, उस गवाह के सामने, फॉरेंसिक टीम के सामने और पुलिस के अधिकारियों के सामने किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों में देखिए सबसे पहले जेसीबी को लगाया जाता है, जेसीबी से खुदाई कराई जाती है। लेकिन जब जेसीबी से खुदाई कराने की बात आई तो ये चीज़ सामने आई कि अगर इस जगह पर, क्योंकि जो लाशें हैं, जो चीज़ें दफनाई गई हैं वो काफ़ी पुरानी है, करीब 15-15 साल हो गया है और ये जो इलाका है यहाँ पर नदी का किनारा है प्लस बारिश होती रहती है, तो इसमें से माना जाता है कि जो मिट्टी है वो कच्ची मिट्टी भी हो सकती है, बहाव में भी हो सकती है। और ऐसे में जैसे दीपक ने शुरुआत में बताया साइंटिफिक रीज़न कि जो साफ़ पानी है उसके अंदर जो बॉडी है वो गलने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके ख़राब होने की स्थिति भी ज़्यादा है। तो ऐसे में जेसीबी से जब अटैक किया जाएगा, जब मिट्टी खोदी जाएगी, तो हो सकता है कि जो नीचे कुछ अगर लाश या हड्डी कोई भी चीज़ मौजूद है उसको भी हानि हो जाए और वो पर्याप्त सबूत पुलिस को ना मिले। तो ऐसे में फॉरेंसिक टीम ने ही मना किया कि जेसीबी से जो खुदाई है वो मत करवाई जाए, इसके लिए मजदूरों का ही यूज़ किया जाए। तो इसीलिए पुलिस ने सतही तौर पर, शुरुआती तौर पर सिर्फ जो कुछ 1 फीट का गड्ढा है वो जेसीबी से खुदवाया। उसके बाद ये जितने मजदूर आपको यहाँ बैठे दिख रहे हैं इन सबको अंदर भेजा गया, उनसे लगातार खुदाई करवाई गई और करीब 3-4 घंटे तक उन्होंने एक गहरा खड्डा खोदा और तब जाके उन्हें एक हड्डी नुमा चीज़ दिखी। और जैसे ही वो चीज़ दिखती है सारे पुलिस वालों को सबके सब हक्के बक्के रह गए और पहली बार जो भरोसा टूटता जा रहा था इस गवाह पर वो फिर से जिंदा हुआ और पुलिस वालों ने फिर से दोबारा से और अंदर खुदाई करवाई। और जैसे जैसे खुदाई होती गई उसमें से हड्डियों के अवशेष मिले और अवशेष मिलने के बाद जब पुलिस की टीम ने उसे देखा तो फौरन जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पर मौजूद थे वो वहाँ उतरे। और यहाँ पर आप देखिए कैसे उन हड्डियों को, उन चीज़ों को जो कलेक्ट किया गया है वहाँ से, उनको एक एक करके ये सभी लोग जो हैं एक बॉक्स में रखते हैं। ब्लैक कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, फिर उसे एक येलो कलर की पन्नी में भी रखते हैं और इसके बाद लगातार जो भी सामान मिला उन्हें अलग अलग रखा गया और उन्हीं सामान को ले जाकर ये अपने वैन में रखते हैं और फिर इन्हें फॉरेंसिक लैब ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी जो है, कई तरीके के सवाल आ रहे थे कि आखिर ये चीज़ें झूठ भी तो हो सकती हैं, लेकिन अब जिस तरह से पुलिस के हाथ में एक सुराग मिला, अब ऐसे में जांचना होगा कि क्या ये जो हड्डी है ये तो पता लग गया पहली तौर पे इंसानी है और फॉरेंसिक टीम जो वहाँ पर मौजूद है उन्होंने पहली नज़र में बोला शायद ये किसी पुरुष की हो सकती है, जो एक छोटा सा टुकड़ा मिला वो। लेकिन प्रॉपर फॉरेंसिक जांच होने के बाद ही उन्होंने बताया ये तय कर पाएंगे कि किसी महिला का है या किसी पुरुष का है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जो 2 साइट पर खुदाई की गई, 1, 2, 3, 4, 5 तक, उसमें से एक पर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। लेकिन कल जब खुदाई हुई थी तो उसमें पता लगा कि एक पिंक कलर का जो है फटा हुआ सा गंदा सा ब्लाउज मिला है, उसके अलावा एक पैन कार्ड मिला, ATM मिला और पैन कार्ड में तो एक पुरुष का नाम है, वहीं पर जो एक ATM मिला उसमें एक महिला का नाम लिखा हुआ और उस महिला का नाम लक्ष्मी बताया गया। तो ऐसे में पुलिस भी अपील कर रही है कि जितने भी लोग हैं जो भी शिकायत करते हैं जिनकी बच्चियां कभी गायब हुई 1995 से लेकर 2014 तक, क्योंकि कई बार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो 100 से ज़्यादा लड़कियों का आंकड़ा सामने आया था, तो ऐसे में पुलिस ने भी एक नंबर
दिया है, हर किसी को बताया गया है सोशल मीडिया पर, और कहा है कि ये जो नंबर है, उनका नंबर अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका भी कोई जानकार है, कोई करीबी है या किसी रिश्तेदार के घर में ऐसा कुछ हुआ है तो इस पर आप शिकायत करिए, जिससे पुलिस को आसानी होगी ये जानने में कि आखिर जो लड़कियां हैं वो गायब हुई किस परिवार की थी, और उनका जब मिलान होगा, जब डीएनए, जब सैंपल इकट्ठा करके मिलान किया जाएगा तो आसानी होगी। नंबर मैं आपको बताती हूँ शिकायतकर्ता के लिए जो एसआईटी ने जारी किया है, वो है 8277986369। इसके अलावा एक और नंबर दिया है जो टेलीफोन नंबर है, वो है 0824205301। ये 2 नंबर दिए गए हैं और इस पर आप, क्या कोई भी करीबी है, कर्नाटका में आप रहते हैं, धर्मशाला में आप लोग रहते हैं, अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, आप जानते हैं कोई ऐसे मिसिंग कंप्लेन है, तो आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेल आईडी भी दी गई है जो बाकायदा गवर्नमेंट की मेल आईडी है। इसमें लिखा है sitdps@ksp.government.in। इस पर भी आप मेल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जब ये शिकायतें होंगी, आप खुद सोचिए इतनी पुरानी जो हड्डियां हैं, जो लाशें हैं, क्योंकि अभी 6ठी साइट पर मिला है, अभी सोचिए कितनी बची हुई है, 9 से लेकर अभी 13 तक बची हुई है, 15 भी खोदनी है पुलिस को। तो ऐसे में जितनी भी, मान लीजिए पहली बार ये हड्डी मिली, अगली में और मिलेंगी, कुछ और चीज़ें मिली, तो पुलिस कैसे पता लगाएगी इतनी पुरानी लाशें आखिर हो किसकी सकती हैं, कौन है वो शख्स या कौन सी वो महिला है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो जितनी ज़्यादा शिकायतें होंगी उनको पुलिस सबसे पहले एक एक को चेक करेगी, उनकी डिटेल्स बनाई जाएंगी, फिर डीएनए किया जाएगा, उन सैंपल्स को मिलाया जाएगा फॉरेंसिक के थ्रू, फिर पता लगाया जाएगा कि जो पीड़ित है वो है कौन, और उसके बाद ही जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी हो पाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी तक जो है पुलिस ने पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि 2 बार जो है नाकामी हाथ लगी, लेकिन पहली बार जो है आप ये समझिए धर्मस्थला ने लाश उगली है। और अब फॉरेंसिक पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फॉरेंसिक टीम को अब ये पता लगाना है कि जो हड्डियां मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, वो महिला के हैं या किसी पुरुष के। और अगर ये किसी महिला के निकलते हैं तो आप सोचिए कि जो सफाई कर्मी ने बोला है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है। जिस तरह से उसने बताया कि लगातार धर्मस्थला में एक एक करके लड़कियों के साथ गलत किया गया, शोषण किया गया, उनको मार दिया गया, किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को ये सोचिए लाश भेजी जाती थी तो कहा जाता था इसे पेट्रोल से डीजल डालकर जला दो, साथ ही साथ बोला जाता था कि इसको खोदो और दफना दो। जब वो उसकी, आप ये समझिए, जब वो मना करता या कुछ ऐसी चीज़ें कहता तो उसको बोला जाता था कि तुम अपने काम से काम रखो, जितना कहा जा रहा है वो कर दो। तो ऐसे में अब जिस तरह से पहली बार ये चीज़ें सामने आई हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है जल्द ही जो पूरा मामला है वो सुलझ जाए और पता लग जाए आखिर इन हत्याओं के पीछे, लड़कियों के शोषण के पीछे, जिस तरह से लाशें आ रही थी, नदी से बहकर आ रही थी, उनके पीछे कौन शख्स है। अब आप समझिए उस आरटीआई के बारे में, आखिर कौन था वो शख्स जिसने आरटीआई डाली और पुलिस से और तमाम तरीके के सवाल पूछे, और उसका जवाब क्या मिलता है। क्योंकि जो आरटीआई का जो एक डाला गया है उसके अंदर जो सवाल किए गए हैं और उसका जो जवाब आता है वो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से कुछ चीज़ें छुपाने की बहुत ही लंबे समय से कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लगता नहीं है कि बहुत दिन तक जो चीज़ें हैं जिन्हें छुपाया जा रहा था वो अब छुप पाएंगी। देखिए, ये जो आप आरटीआई देख रहे हैं, ये आरटीआई पुलिस थाने में डाली गई और इस पुलिस थाने में पूछा गया सेक्शन 174 सीआरपीसी, रहस्यमयी तरीकों से अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई लापता हो जाता है, तो उस पर पुलिस या कौन सी कार्रवाई हुई। तो उसके तहत पूछा गया कि पुलिस वालों ने कौन कौन से काम कर रखे हैं या उन्हें क्या ढूंढने की कौन कौन सी प्रक्रिया शुरू की है। 1 जनवरी 2000 से लेकर लगभग पूछा गया कि 23 नवंबर 2023 तक। ये जो आरटीआई डाला गया, इस आरटीआई का जो जवाब है वो आया है 17 सितंबर 2024 को, और इसमें पूछा गया कि सर जरा ये बताइए कि सेक्शन 174 सीआरपीसी मायने ये कि अगर किसी भी रहस्यमय तरीके से कोई बॉडी नहीं मिलती है, दुर्घटना हो जाती है या किसी की मौत हो जाती है, तो उसमें पुलिस ने कौन कौन सी कार्रवाई की, कौन कौन से कंप्लेन आए, उस पर क्या हुआ, इस पे जरा अपडेट दीजिए। ये जो पुलिस थाना है, ये पुलिस थाना भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमयी जो 17 सितंबर 2024 को जो अपने जवाब में कहते हैं कि जो भी सवाल किए गए उसके जवाब में ध्यान से सुनिएगा। कन्नड़ में है, मैं आपको उसे हिंदी में अनुवाद करके लब्बो-लोआब उसको समझाने की कोशिश करता हूं। पूछा गया कि 1 जनवरी 2000 से लेकर 2015 तक लगभग 15 सालों के अंदर इन सारे केसेस के बारे में आप हमें जरा जानकारी दीजिए। जवाब क्या मिलता है।
पुलिस इन्फॉर्म करती है एप्लीकेंट को, एप्लीकेंट का नाम छुपाया गया है और कहा है कि जो भी जानकारी मांगी गई है मोटे मोटे तौर पर सारे की सारे अनअवेलेबल है, मतलब नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं, इसका जवाब लिखा है क्योंकि 23 नवंबर 2023 को सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। लगभग एक साल बाद ये जो आरटीआई डाली गई उसमें यह कहा गया कि एक साल पहले ही हमने सारे जो रिकॉर्ड थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसमें पूछा गया कि क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, तो बकायदा लीगल तरीकों से उन्होंने बताने की कोशिश की है। ये जो कन्नड़ में है, आप उसका जो मैं आपको हिंदी अनुवाद समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रक्शन जो हुआ है वो बहुत सारे सरकारी आदेशों के बाद किया गया है। इसमें उन्होंने एक ऑर्डर नंबर बताया है 762/759 और 874 कर्नाटका फाइनेंशियल कोर्ट्स रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन प्रोसीजर, मतलब सरकारी आदेश था, सरकारी स्टेट गवर्नमेंट का, जहां पर सरकारी नंबर दिया गया और इसके तहत इसे डिस्ट्रॉय किया गया है। उसके बाद आगे ये भी लिखा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो 26/2013 को, उसमें भी ये कहा गया है और 23 नवंबर 2023 को जो एसपी थे दक्षिणा कन्नड़ के, उन्होंने भी इसका आदेश पालन करने के लिए उन्हें आदेश दिया कि आप सारे रिकॉर्ड हटा दीजिए। अब उन्होंने इसमें यह भी दावा किया कि अगर किसी भी सरकारी महकमे में उन्हें कुछ रिकॉर्ड मिलता है तो आपके सामने वो लाकर रखेंगे। अब जिस तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस इलाके में हड्डियां मिल रही हैं, लाशें गायब हो रही हैं, उस थाने की 15 साल के रहस्यमय तरीकों की जितने भी रिकॉर्ड थे वो गायब हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन एकदम न्यू हो जाता है, फॉर्मेट कर दिया जाता है। जैसे आपके फोन पुराना होने लगे या रुक रुक के चलने लगे, तो जिस तरीके से आप फोन को फॉर्मेट करते हैं, थाना ही फॉर्मेट हो गया है। तो उस थाने के अंदर आप पता नहीं लगा सकते कि किसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई है, कौन कहां गया, कोई जानकारी नहीं है। मतलब अगर कल को कोई अफसर वहां पर पोस्टिंग होकर जाता है, अगर वो कहे कि मुझे पुरानी फाइल ला कर दो, मुझे पुराने मामले सुलझाने हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस थाने के अंदर क्या हो रहा है भगवान जाने, कोई समझ नहीं पा रहा जब तक ये सफाई कर्मी आकर उसने बोलना शुरू नहीं किया है। अगर, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, थाने की बात तो मैंने आपको समझा दी। अब जिस तरीके से समझिए कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जो 1 से लेकर 5 नंबर का जो स्पॉट है वहां पर हड्डियां नहीं मिल पा रही। कई दर्शकों ने भी हमें ये भी कहा कि देखिए जो वहां पे बॉडीज हैं उसने 9-10 साल पहले वहां पे रखी थी, उससे पहले वो 20 साल 25 साल पहले से वहां पे दफना रहा। तो हो सकता है जितने भी क्राइम जो स्पॉट थे जहां पे उसने बॉडी दफनाई होगी, माहौल बदल गया होगा, पेड़ उगाए होंगे और वहां पे सारी चीजें बर्बाद हो गई होंगी। तो हमें पता लगा कि 2018 में धर्मस्थला में एक फ्लड आया था। उस फ्लड में जितने भी नदी के जो किनारे थे वो कटते हुए चले गए। मतलब मान लीजिए वहां पे किसी ने कोई लाश दफनाया होगा तो वो मिट्टी कटी होगी, उस मिट्टी में हो सकता है वो बॉडी भी बहकर चली गई हो। और इसके बाद जो पुलिस वालों को भी सारी चीजें पता लगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो सकता है कि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ मिट्टी कीचड़ भी लेके आती है, तो जो 2.5 से 3 फुट जो दफनाना चाहिए, हम 6-6 फुट तक नीचे जा रहे हैं, 15 फुट तक हम खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी अवशेष मिल पाए। लेकिन बाढ़ में जो मिट्टी की जो कटाई होती है, क्या उस कटाई के साथ साथ ये सारी चीजें बह के आगे निकल गई? पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या है, देखिए जो नमक होता है, नमक बैक्टीरिया, कीटाणु, कीड़े मकोड़ों को पनपने नहीं देता है। जो नमकीन पानी होता है उसमें कई सालों तक हड्डियां वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन जो साफ पानी होता है, जो मिट्टी होती है, ये जो मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ है और फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी है, वहां पर जो कीड़े होते हैं वो अच्छी तरीके से काम करना शुरू करते हैं। हो सकता है हड्डी को गलने में वक्त लगा हो, लेकिन जो अभी हमारे पास जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा गल चुकी हैं, लचीली हो चुकी हैं। और लचीली इसलिए हो गई हैं क्योंकि मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ है, फ्रेश वाटर है, तो सारी चीजें को गलाते हुए जा रही है। और इस वजह से जो पहले जेसीबी से डालकर जो खुदाई हो रही थी उसे रोका गया, कहा गया कि नहीं, आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे, इंसानों के द्वारा खोदा जाएगा और अच्छी तरीके से, क्योंकि उस चीज में हो सकता है कि मिट्टी के साथ हड्डी मिल जाए और किसी को समझ में ना आए कि वहां पे कुछ है भी या नहीं भी है। क्योंकि यहां पर लाश के ऊपर कोई स्लैब या लोहा नहीं डाला गया कि आप जेसीबी से खुदाई करेंगे और टन टन की आवाज आएगी और उसके नीचे बॉडी है। यहां पर मिट्टी के साथ घुल मिल गई होगी बॉडी, और इसलिए जेसीबी को हटाकर बड़ी ही बारीकी से मजदूरों को लगाकर सारी चीजें निकाली जा रही हैं। लेकिन
एक साइंटिफिक चीज भी है जिसमें कहा गया है कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार। ये जो चीज है साइंटिफिक मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत मुश्किल चीज है, हम हड्डियों का कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, कोई नई चीज नहीं हो रही है दुनिया में, पहली बार कि आप जमीन खोद कर हड्डियां निकाल रहे हैं। डायनासोर्स की जो फॉसल्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो भी निकलती हैं। अब वो जो भी निकलती हैं वो पत्थरों पे बनी रहती हैं, वो लाखों करोड़ साल पहले रहती हैं। तो हड्डियां गला पाना उतना भी आसान नहीं होता। लेकिन तो ये जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार है, ये क्या करता है? मान लीजिए आप टॉर्च की रोशनी मारते हैं, रोशनी सामने जाती है, तो ये क्या करता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जमीन के नीचे भेजता है। अगर कोई चीज नीचे है तो टकरा कर वो वापस आती है और पता लगता है कि शायद नीचे कोई चीज है या नहीं है। तो क्या इन सारे जरियों का इस्तेमाल कर कर अच्छी तरीके से साइंटिफिक तरीकों से जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए ये नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन से इलाके में जो मार्किंग वाले जो इलाके हैं वहां पर कहां पर हड्डियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, कहां पे पत्थर है? क्योंकि जो मिट्टी है, इस मिट्टी को निकालने के लिए पंप भी लगाया गया ताकि पानी को निकाला जाए, फिर मिट्टी फिर सूखी हो, फिर खुदाई करे। तो जहां पर इतनी सारी चीजें दिक्कतें होंगी, ऊपर से बारिश भी हो रही है, नदी किनारा भी है, और वहां पर ऐसी चीजें होना और बोलना कि अवशेष नहीं मिल रहे, नहीं मिलेंगे, तो ये सारी दिक्कतों को भी ध्यान रखना होगा। इतनी जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपनी जान पर खेल कर पुलिस वालों के पास पहुंचा है, और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ जाके बोल दिया कि 100 लाशें हैं, उसे पता था कि शायद उसकी बात कोई ना माने, तो बकायदा 2 नरमुंड जो हड्डियां थी उसी बैग में लेकर वो पुलिस थाने और मजिस्ट्रेट के सामने दिखाया कि ये देखिए ये नरमुंड है। ये इसी के जरिए वो बताने की उसने कोशिश की कि देखिए मैं सच बोल रहा हूं, और उसके बोलने के बावजूद भी कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी, किस बात की डिले हो रही थी। फिर एसआईटी बनाई जाती है, तमाम बड़े बड़े अफसर जो स्टेट के थे उन्हें रखे जाते हैं और वो फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए, जो 1 से लेके जो 5 जो साइट कही गई थी, जहां पर कहा गया था कि लगभग 8 से 10 बॉडीज होने की बात कही जा रही थी, तो वहां पर तो पिछले हाथ कुछ लगा नहीं। लेकिन जो साइट नंबर 6 और 7 है, यहां पर कहा गया है कि 8 लाशें हो सकती हैं, और उन लाशों में भी अब तक सिर्फ अवशेष मिले हैं। जो हड्डियां, ये जो आपको जो अफसर लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं, इन बॉक्सेस में रखा गया है, और इन बॉक्सेस में इस तरीके से रखा गया है कि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे या इन्हें कोई चुराने की कोशिश ना करे। अब यहां पर यह भी दावा हो सकता है कि देखिए जंगली जानवर मर गए होंगे, वो दब गए होंगे, तो इसमें सबसे पहले पुख्ता करने की जरूरत है, क्योंकि इंसानी अवशेष है ये तो पता लग चुका है, लेकिन मर्द हैं या औरत हैं इसके बारे में जानकारी जुटाने की जरूरत है। अब यहां पर जिस तरीके से नदी किनारा था, लेकिन आगे की 2-3 जगह और भी ऐसे हैं जो हाईवे के किनारे जो सफाई कर्मी था उसने बॉडी छिपाई थी, तो वहां पर लगभग कहा जा रहा है कि जो 13 नंबर की जो साइट है वहां पर सबसे ज्यादा बॉडीज को दफनाया गया है। अगर वहां पर बॉडीज को सबसे ज्यादा दफनाया गया है, नदी किनारे से दूर है, तो वहां पर सबसे ज्यादा हड्डियां मिलने की गुंजाइश बचती है। और यहां नदी किनारे भी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिट्टी, पानी, कटाव, बारिश, मौसम, तमाम जो चीजें हैं वो सब कुछ खराब कर सकती हैं। लेकिन हाईवे के किनारे अगर ये जो बॉडीज हैं ये मिलती हैं, तो इस देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री होगी, जहां पर इन मौतों के रहस्य के पीछे की जो बड़े बड़े जो नाम हैं उन तक पहुंचना जरूरी है। और इसलिए एसआईटी ने नंबर डालकर, मेल कर कर जितने भी लोग जो चाहते कि उनका नाम सामने ना आए, लेकिन उनकी बातें जो हैं या कोई चीजें शेयर करना चाहते हैं पुलिस वालों के साथ, तो नंबर पर मेल के जरिए उनके साथ साझा कर सकते हैं। और ये जो पूरा इलाका है घनघोर जंगल है, और इस जंगल का ये जो पूरा इलाका है महज 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में नदी है, जंगल है, और परफेक्ट क्राइम करने का इलाका है। और इसलिए यहां पर एक के बाद एक कई लाशें छिपाई गई हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारी है, लेकिन कई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तमाम जो चीजें हैं, इसलिए हम आपको बहुत सारी खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मामले खुलकर सामने आएगा, हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े खुलासे करेंगे आपके सामने जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि जो नए अपडेट्स थे जो ऑन ग्राउंड से आ रहे थे, हमें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स होंगे इस पूरे इलाके से, हम आप तक से पहुंचाने के लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस जगह पर ये जो बॉडीज को ये किसकी हैं, कहां इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, हर एक डिटेल से आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।